सुप्रीम कोर्ट के बारे में विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को खत लिखकर अवमानना के मुकदमे की अनुमति मांगी है। पत्र में लिखा गया है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर संसद के काम में अतिक्रमण का आरोप लगाया है। वो सुप्रीम कोर्ट पर अराजकता फैलाने के भी आरोप लगा रहे हैं। वकील ने लिखा है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट को दायित्व दिया गया है कि वो किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करे। निशिकांत दुबे बातों को गलत तरीके से रखकर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के सभी वक्तव्य कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 2CI के तहत सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाती है। इसलिए अटॉर्नी जनरल निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दें। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को लेकर बयान दिया और कहा कि न्यायपालिका अपनी सीमाएं पार कर रही है। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसा बयान दिया कि सियासी भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि अगर शीर्ष अदालत ही बनाएगी तो संसद भवन को क्या बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अब अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना बेहतर होगा। वहीं निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है। आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। ये तमाम वक्तव्य जो है निशिकांत दुबे की तरफ से दिया गया। आपको एक बार निशिकांत दुबे का पूरा बयान सुनवाते हैं। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ? निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस और आरजेडी ने निशिकांत के बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं छोड़िए, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं छोड़िए, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। विपक्ष कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर कानून क्या कहता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। 1971 की धारा 15B के तहत कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन अटॉर्नी जनरल से अनुमति जरूरी है। कोर्ट की अवमानना पर सजा का प्रावधान क्या है, इस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 6 महीने तक की कैद की सजा हो सकती है। दोषी पाए जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। 6 महीने कैद और जुर्माना दोनों संभव है। आरोपी के माफी मांगने पर सजा कम की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आलोचना उचित और एक दायरे में होनी चाहिए। अगर वो आलोचना अपमानजनक, झूठी या फिर भड़काऊ हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करता है या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालता है या फिर किसी समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बीजेपी सांसद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कोर्ट की गरिमा की लाइन क्रॉस कर दी है? इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। राधिका शाह, प्रवक्ता बीजेपी, यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संदीप दुबे, वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं संदीप दुबे जी का रुख करना चाहूंगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। उनका टेक क्या है निशिकांत दुबे के बयान पर, ये जानने के लिए संदीप दुबे जी। संदीप दुबे जी, अपना माइक चेक कीजिएगा प्लीज। आपने दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पे सही कही और उस विषय को हमें समझना है कि आलोचना और अवमानना दोनों में क्या अंतर है। अगर निशिकांत दुबे जी का जो बयान है आलोचना है तो तर्कसंगत है, अगर उसी को अवमानना है तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय तय करेगी कि उसकी अवमानना हुई है और वो दंड निर्धारित कर सकती है। लेकिन ये विषय कुछ और है, अलग तरीके का विषय है। हमें लगता है कि जो हमें संविधान ने शक्तियां दी हैं हम सबको, वो चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्था पालिका हो या न्यायपालिका हो, जिसको जो भी शक्तियां मिली, हर व्यक्ति अपनी शक्ति को लेके ज्यादा चिंतित है और वो नहीं चाहता कि एक दूसरे में हस्तक्षेप हो। ऐसी मंशा के साथ मुझे लगता है कि सांसद जी का बयान है। तो इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो विषय पे हम आज तर्क कर रहे हैं कि हम राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखते हैं तो ठीक है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कहेंगी, लेकिन एक वकील होने के नाते मैं सिर्फ यही कहूंगा कि संसद भी तो एक संस्था है जहां आम जनता की आवाजें बैठती हैं और आम जनता के लिए वो संसद सोचता है, वो कानून बनाने का उसको अधिकार है, वो संविधान ने दिया है। वही सुप्रीम कोर्ट है और सर्वोच्च न्यायालय को भी जो है वो संविधान की जो मूल भावना है उसको लेके वो, अगर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है या संसद भी एक पॉइंट जो निशिकांत दुबे, मुझे ये नहीं लगता कि ये अवमानना में आता है, मुझे लगता है कि ये आलोचना है और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है। इसका मतलब ये है कि हर संस्था अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहती है और वो एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं कि हमारे देश की डेमोक्रेसी की जो सबसे अच्छी विशेषता है यही है, हम भी एक दूसरे की कभी कभी आलोचना कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो निशिकांत दुबे अपने उस वक्तव्य में कह रहे हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सीजीआई को अपॉइंट करते हैं, तो जो अपॉइंटी है क्या उनको आदेश दिया जा सकता है कि भाई आप 3 महीने का जो है रूल आप पे लागू होता है? देखिए, हमें लगता है कि संविधान की मूल भावना को सबको समझना चाहिए और मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से अलग रहूंगा। नहीं, क्वेश्चन में सर टेक्निकली जानना चाह रहा हूँ। भूमिका है वो ये है कि वो भी संविधान का संरक्षक है और सर्वोच्च न्यायालय है, वो संविधान सम्मत कोई भी कार्य हो उसको लेकर वो भी संरक्षण की भूमिका में रहती है। तो हमें इस विषय पे टिक्का टिप्पणी में नहीं जाना है। ये विषय सिर्फ इतना ही है कि सांसद साहब को भी सोचना है कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सबको मिलकर अपने समाज और देश के लिए बेहतर सोचना है और बेहतर करना है, वो चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या व्यवस्था पालिका से जुड़े हुए लोग। जी, मैं यश श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं। यश, क्या एक आलोचनात्मक बयान को विवादास्पद बयान बताया जा रहा है? इसका जवाब तो आपकी रिपोर्ट में वो वीडियो खुद दे रहा है। निशिकांत दुबे की भाषा देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए वो किस तरह की बात कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं सुन रहा हूं तो उन्होंने ये भी कहा कि तुम कहां से क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ कहा है निशिकांत दुबे ने। क्या इस भाषा को हम स्वीकार कर सकते हैं? यही निशिकांत दुबे, इनके ऊपर आईपीसी की तमाम धाराएं लगी हुई हैं, 506, 171F, 406, 409, 420, 467, 68, 332, 153B1C, 188, 504, 147, 147 तो दंगा भड़काने की धारा है। हालांकि इन सब में बरी होते हुए यही निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आज उनकी भाषा ये है। और तो और वो एक चीफ जस्टिस को दंगों के लिए दोषी बता रहे हैं, देश के सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या इसको हम आलोचना कहें? किसकी जिम्मेदारी होती है देश में शांति स्थापना को बनाए रखने की? कोर्ट तो केवल इंटरप्रेट करता है, न्याय करता है। एक सांसद, क्योंकि आज इनका वो बिल अधर में लटक गया है, तो आज इनकी भाषा ये हो गई, इसको आलोचना तक सीमित माना जाए क्या? और ये कौन सी बात है कि भाई जिसने अपॉइंट किया है उसके खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकते या उसकी बात का विरोध नहीं कर सकते?
यदि इस बात को हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएं या थोड़ा सा मिनिएचराइज करें, तो क्या कोई भी पुलिस अधिकारी नियुक्त करने वाले किसी अधिकारी पर केस नहीं चला सकता, चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी अपराध हो? इसका मतलब तो कोई इंस्पेक्टर जाके कमिश्नर या कलेक्टर को अरेस्ट ही नहीं कर सकता। नहीं। और हुआ है, वो भी हुआ है इस देश में। यश, कमिश्नर कलेक्टर की बात अलग है, बात राष्ट्रपति की हो रही है। मैंने पहले ही कह दिया विवेक जी, मैं मिनिएचराइज करके बात कर रहा हूं। आज सवाल यह है कि जिस आदमी का खुद का चुनाव का हलफनामा आईपीसी की तमाम धाराओं से भरा हुआ है, जिस व्यक्ति ने संसद में महिला सांसद का अपमान किया, वो व्यक्ति आज एक बिल के कारण सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी बात कर रहा है। और क्या निशिकांत दुबे ये बात बिना बीजेपी की सहमति के कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी को अपने पदों के बारे में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो इसमें पूरी बीजेपी बराबर शामिल है। ये प्रयोग कर रहे हैं कि सत्ता के लिए जन समुदाय के ऊपर किस किस तरीके से मानसिक दबाव बनाया जाए, कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जाए। यदि यही कोर्ट कह देता कि हाँ भैया वक्फ की नहीं, पूरे देश की जमीन उठा के बीजेपी को दे दो, तो ये कोर्ट का मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करते नजर आते निशिकांत दुबे। लेकिन आज कोर्ट ने न्याय को ऊपर रखा है, इनका स्वार्थ थोड़ा सा रुक गया है, तो इनकी ये भाषा है। ये बात सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की नहीं है विवेक जी, ये इस पूरे देश के लिए है कि कल को यदि कोई सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय लेके आ जाए और बीजेपी वालों को वो रास ना आए, तो ये किस हद तक जा सकते हैं। बात ये है। तो शाहबानो वाले केस में एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के गुजारा भत्ता की बात कही थी, तो राजीव सरकार ने, तत्कालीन राजीव जी की सरकार ने उसको कानून लाके पलट दिया था। कानून लाके पलटा होगा, ये तो नहीं कहा होगा ना कि तुम कौन होते हो। टसल की बात कर रहा हूं सर। नहीं विवेक जी, मैं अधिकारों के क्षेत्र में दखल की बात, ये जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, देखिए कानूनी दखल दिया था और कानून पलट देने के कई उदाहरण इस सरकार के भी हैं। आज यहां बात हो रही है निशिकांत दुबे की अभद्रता की, जिसकी पराकाष्ठा है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी बात हो रही है। इसी बीजेपी के आईटी सेल के, जिनको एक बड़े पत्रकार ने 2 रुपए वाला ट्रोल कहा भी है, वो लोग कोई सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या भाषा लिख रहे हैं, क्या उससे किसी को आपत्ति नहीं है? यहाँ पे मुझे तो है। ठीक है, राधिका शाह जी, सुप्रीम कोर्ट के बारे वैसे तो बीजेपी ने इस बयान से किनारा किया हुआ है, लेकिन विवाद अभी भी है। राधिका शाह जी, देखिए जी, बीजेपी तो एक विशाल पार्टी है जिसमें हजारों कार्यकर्ता हैं और कई सारे नेता हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के अगर कोई व्यक्तिगत विचार या भावना आप कह सकते पार्टी के सिद्धांतों से नहीं मिलते हैं। अब क्योंकि बीजेपी एक जिम्मेदार और लोकतांत्रिक पार्टी है, जेपी नड्डा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि निशिकांत दुबे जी और विनय शर्मा जी के जो ये व्यक्तिगत विचार पार्टी के विचार नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत विचार है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने आए हैं, बीजेपी ने तुरंत स्पष्टीकरण कर दिया है और कदम उठाए हैं। हम किसी एक, अगर आप कहें कि हम किसी एक नेता के बयान से पार्टी के एक स्टैंड को नहीं नाप सकते। बीजेपी ने हर बार, अगर आप देखें तो अकाउंटेबिलिटी तो दिखाई है, चाहे वो स्टेटमेंट विड्रॉ करवाना हो या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो। और ये वही पार्टी है जिसका कमिटमेंट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से है। तो जिसमें संविधान और अगर न्याय व्यवस्था की पूरी मर्यादा यहाँ पे रखी जाती है। और हमारे जो कांग्रेस के श्रीवास्तव भाई जो कह रहे हैं, मुझे उनको जरा कुछ बातें याद दिलानी है। अगर मैं राहुल जी की बात कहूँ, राहुल जी ने सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठाया था 2016 साल में। उन्होंने कहा था कि एफ्स्पा पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को अनफॉर्चुनेट कहा था और कहा कि ये लोगों के सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। मतलब जब कोर्ट उनके एजेंडा के खिलाफ जाए तो वो न्यायालय को भी टारगेट करते हैं। तब किसी ने कहा कि वो संविधान का अपमान कर रहे हैं। और इन्हीं के गठबंधन में मैं, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी के भी जो है रामगोपाल यादव जी ने क्या टिप्पणी दी थी 2014 में, 2024 में। उन्होंने सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। ये कोई भूल नहीं सकता जब उन्होंने राम मंदिर वर्डिक्ट पे अपने विचार व्यक्त किए। जब देश की सबसे ऊंची न्यायालय के मुखिया को गाली दी गई, तब क्या अखिलेश यादव ने उनका विरोध किया? नहीं। और तृणमूल
कि महुआ मोइत्रो जी ने भी सीबीआई रंजन गोगोई पर प्रहार किया था। तो देखिए, जब बीजेपी ने कह दिया है कि इनका ये निजी ये एक ख्यालात है, उससे पार्टी का कुछ लेना देना है ही नहीं, तो इसको बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं विपक्ष के लोग? नहीं, वो यही राधिका तो जी है। इसलिए राधिका जी सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अभी कुछ एक दिन पहले माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का बयान आया, जिसमें उन्होंने धारा 142 की बात की। उसके बाद बैक टू बैक आप अभी निशिकांत दुबे जी का बयान ले लीजिए, कुछ और एक दो नेताओं ने इस तरह की बात कही है। एक नेता अगर कहे तो संयोग हो सकता है, 3-4 नेताओं के बयान संयोग नहीं हो सकते हैं। क्या बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है, कोई प्लानिंग चल रही है क्या? ये टकराव की वजह क्या है? देखिए, जब जगदीप धनखड़ जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो संविधान के मर्यादों के तहत है। उन्होंने जुडिशरी और अगर कहे कि लेजिस्लेचर के बीच जो बैलेंस बनाए रखने की बात की है, जो एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। राष्ट्रपति जी के पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल और गार्जियन का है, ये तो सबको मानना पड़ेगा, जिसका सम्मान सभी को करना चाहिए। हमारी जो सरकार संविधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हमारा विश्वास है कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपनी मर्यादा में रखकर देश की सेवा कर रहे हैं। और ये बैक टू बैक ही जो आप कह रहे हैं कि बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आए हैं, हाँ मानते हैं कि शायद ये जो निशिकांत दुबे जी ने कहा था ये इससे उनको परहेज करनी थी, पर जो कह दिए हैं बात ये है कि पार्टी कैसा स्टांस लेता है। पार्टी में जब हमारे प्रेसिडेंट जी जेपी नड्डा जी तुरंत आके उन्होंने कहा कि पार्टी का इनके बातों से कोई संबंध नहीं है, हम तो इस बात को स्पष्ट कर दिया है हम लोगों ने जी। जब ठीक है, जब पार्टी ने स्टैंड साफ कर दिया है तो विवाद क्यों है? शेखर कुमार जी। बिल्कुल। देखिए विवेक जी, ये सारा का सारा भाजपा का एक सुनियोजित स्ट्रैटेजी रही है ट्रोलिंग की। अभी प्रश्न ये था कि सबसे ऊपर कौन है। इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद से ज्यादा ऊपर है संविधान। राष्ट्रपति पद को शक्तियां कहां से मिली है? संविधान। सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां कहां मिली है? संविधान से। तो ये कहना कि जी इसने अपॉइंट करा है तो राष्ट्रपति जी ने अपॉइंट करा है तो आप कैसे उनके खिलाफ ऑर्डर पास कर सकते हैं, ये सरासर गलत। संविधान ने ही दोनों को ये शक्तियां दी हैं, पहली चीज। दूसरी बात, जो कुछ इनको अच्छा मिला तब तो सब कुछ बढ़िया। राम मंदिर जजमेंट आया, लोगों को कुछ तो आपत्ति था तो जवाब आया नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोई भी जजमेंट जो इनके फेवर में आया तो हमेशा ये विपक्ष को ये कहते ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर जब जो जजमेंट इनको अच्छे नहीं लगे तब इनके इस तरीके के बयान आते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये किरण रिजिजू के भी इस तरीके के पीछे बयान आए हैं, अब जगदीप धनखड़ जी के आए हैं, पर निशिकांत दुबे जी के बयान आए। और इस मामले में आपको एक एग्जांपल आप दे रहे थे शाहबानो केस, उतने पीछे जाने की जरूरत नहीं। अभी एक रीसेंट केस जो दिल्ली सरकार की, जो पिछली सरकार थी, उसके ट्रांसफर पोस्टिंग का जब मसला था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और ये हफ्ते भर के अंदर एक नया कानून बनाकर ले आए। मसला ये है कि कानून जब भी संसद में जो भी संसद सदस्य है 545, हर व्यक्ति हर विषय का विशेषज्ञ नहीं है। वहां पर जब भी कोई कानून आता है तो वहां पर संख्या बल से वो कानून पास होता है। उसके बाद वो कानून ठीक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर लेता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कानून गैर संवैधानिक निकला, और ये अकेला एक ऐसा नहीं है। अभी वक्फ बिल पे भी लगातार पीछे जो चर्चाएं हो रही थी, उनमें भी अगर आपको याद हो, मेरा स्टैंड यही होता था कि चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, खूब चर्चा हो गई, हमने 7.5 लाख पिटिशंस का मतलब निपटा दिया है, हमने सबकी जांच कर ली है। आज सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते का आप टाइम मांग रहे। मसला ये है कि जो इनके फेवर में जब चीजें होती हैं तब तो इनको कोई परेशानी नहीं है। एक बात और पीछे चली, जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि FIR वाली बात की, जो अपॉइंट करेगा होगा या नहीं। आपको याद है एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर एक वहां की महिला कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया।
उसमें एग्जीक्यूटिव के पास, कार्यपालिका के पास, एक सब इंस्पेक्टर के पास इतनी पावर्स थी कि वो अरेस्ट कर सकता था। वो मामला सारा हश हश हो गया। वो महिला आज भी सुप्रीम कोर्ट में नौकरी कर रही है। वो चीफ जस्टिस भी एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से उन्हें पद मिल गया। लेकिन तब तो इनको ये बात नहीं चुभी। तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उस मामले का इनसे व्यक्तिगत लेना देना नहीं। शेखर जी, एक चीज जो इस डिबेट के सेंटर पॉइंट में बार बार घूमकर आ रहा है, जिसको लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, वो ये कि क्या राष्ट्रपति के बगैर अनुमोदन के या राज्यपाल के बगैर अनुमोदन के क्या इस देश में कोई कानून बन सकता है? और बन सकता है तो फिर क्या राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पद की आवश्यकता नहीं है? सवाल ये नहीं, सवाल अनुमोदन पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि आपको एक सीमित समय सीमा के अंदर, क्योंकि एक सदन ने जब कानून पास किया, यहाँ पे समझिए दो बातें कह रहे हैं निशिकांत जी अपनी बातों को। आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है सर। मैं उसी बात पर आपको आ रहा हूं। एक सदन में जब सदन में कानून पास होता है, जो वहां पर जो लोगों का जो लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक कानून बनाया। एक व्यक्ति जो वहां पर चुनकर नहीं आया है, राज्यपाल अगर नहीं आया है, वो उस पर सालों तक बैठा हुआ तमिलनाडु में, तो वो लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, अगर उनसे ये कहा कि आप वो सारे सवाल इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन शेखर जी सवाल वो सारे सवाल इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन क्या राष्ट्रपति को बाईपास किया जा सकता है? मेन क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति को भी समझना पड़ेगा कि अगर संसद कोई कानून पास कर रही है और सर इसको लेकर कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन हमारे संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति के पास जो पावर्स है वो सीमित पावर्स है। राष्ट्रपति को मैं आपको कह रहा हूं शेखर कुमार जी, आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए कोई टाइमलाइन, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि उनको इतने समय में बिल पास करना होगा। वो राष्ट्रपति का विवेक है। नहीं, राष्ट्रपति का विवेक है, लेकिन उस विवेक को आपको संविधान की मूल भावना के साथ नहीं है सर। जब मैं मूल भावना की बात कर रहा हूं, इंटरप्रिटेशन जो होता है वो वर्ड टू वर्ड नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति किसी भी कानून पे इस प्रकार, तो संसद की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो बेकार में सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा रहे निशिकांत दुबे। राष्ट्रपति पे सवाल उठाए कि राष्ट्रपति अगर कल को बैठ गया किसी कानून पे, एक संसद 5 साल के लिए चुनी जाती है और उनमें से राष्ट्रपति कोई एक ऐसा आ जाए जो सारे कानून, तो सर है ना सर, संविधान में साफ साफ ये कि धन शोधन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने हिसाब से अपने पास होल्ड कर सकती हैं। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्य मैथिल जी धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और विवेक जी, अभी मुझसे पहले जो राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा, कृपया करके यदि संविधान के विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति जी के विषय पर आपने टिप्पणी करनी है तो पहले भारत के संविधान को पढ़िए। सबसे पहली बात, हम लोग प्रेसिडेंशियल रूल में नहीं रहते हैं। हम राष्ट्रपति जी हमारे देश के अंदर उत्तरदायी नहीं है। पहली चीज, देश की संसद जो है उसके अंदर प्रधानमंत्री अकाउंटेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोग जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास आर्टिकल 142 के अंदर ये राइट है कि वो किसी भी कानून को विवेचना कर सकता है, संविधान के किसी भी आर्टिकल की या किसी भी कानून की विवेचना कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आर्टिकल 145 का क्लॉज 3, उसमें ये डायरेक्शन है सीधी सीधी कि यदि आपने संविधान के संग छेड़छाड़ करनी है या संविधान की व्याख्या करनी है तो डिवीजन बेंच से काम नहीं चलेगा, सिंगल बेंच से काम नहीं चलेगा, आपको संवैधानिक बेंच बैठानी पड़ेगी। और जिस समय में इस देश के अंदर ये संविधान लागू हुआ था तब 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में और आज 30 जज हैं। तो आप मुझे बताइए संवैधानिक बेंच बैठी थी क्या? पहली चीज। दूसरी चीज, इस प्रकार का क्लैश ना हो, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस कारण 361 आर्टिकल के अंदर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को इस बात की इम्यूनिटी दी थी कि ना तो कोई भी कोर्ट उनको डायरेक्शन दे सकती है, ना कोई क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है और ना ही कोई सिविल केस चलाया जा सकता है। ये हमारे संविधान में शक्तियां हैं माननीय राष्ट्रपति जी को। कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं पता था, वो कह रहे थे कि मैं मिनिमाइज करके बात कर रहा हूं। और एक और महत्वपूर्ण बात,
मैं एक प्रश्न पूछता हूं, हमारे जो ये बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक साहब, 10 जो बिल थे जिनके ऊपर ये सारा महाभारत है, आपको पता है वो बिल क्या थे? उन बिलों में तमिलनाडु सरकार ने क्या पास किया था, आपको पता है सर? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको। उसमें सीधा सीधा राज्यपाल की शक्तियों को कम कर कर जो राज्य की सरकार है उसके पास में शक्तियां हस्तांतरण का वो बिल था। और उसमें एक बिल है, राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति जो कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी करते हैं, राष्ट्रपति जी की अनुशंसा के बाद उसकी पावर जो है वो स्टेट के पास पहुंच जाएंगी। क्या है, मजाक है क्या इस देश के अंदर? ये चीज यदि बिल उनके पास पहुंचा और इस बिल को उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया और वहां पेंडिंग है, तो इस देश के अंदर यदि सुप्रीम कोर्ट इसको कहता है कि आप 3 महीने में बाउंड डाउन किया जाए राष्ट्रपति जी को, तो ये असंवैधानिक है, सीधा असंवैधानिक है। और मुझे 4 लाइनें ना कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर आती हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांदतारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इनके ऊपर आपने जब शाहबानों का मुद्दे पे पूछा तो उन्होंने कहा संसद चुनाव कानून बना सकती है, अच्छी बात है, ये हमें भी पता है, लेकिन इतना तो बताओ कि कोर्ट ने निर्णय दिया था आपकी दादी जी को कि आपकी दादी जी जो हैं उन्होंने चोरई झुट्टई से अपना चुनाव जीता, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और उसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई होती हैं। तो उस समय में क्या किया प्रधानमंत्री तत्कालीन माननीय इंदिरा गांधी जी ने? देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। आप देखिए देश के संविधान की हत्या करने वाले मैं ये कहूं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने सारी बातें रख दी। संविधान संशोधन 42वां, उस 42वें संविधान संशोधन के अंदर आपने संविधान की जो मुख्य आत्मा है प्रियम्बल, उसके अंदर सेकुलर शब्द घुसेड़ दिया था। नहीं, आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया संविधान के संग? अब मैं संविधान की बात करता हूं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। राष्ट्रपति माफ कीजिएगा, जब राज्यपाल के पास दोबारा से संशोधित विधेयक पास होने के लिए आता है, बिल पास होने के लिए आता है, तो क्या उसे रोक सकते हैं? फिर राष्ट्रपति जी, फिर राज्यपाल जी उनको राष्ट्रपति जी के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति जी अपने पास होल्ड कर सकते हैं अनिश्चित काल के लिए। यह हमारी संवैधानिक मर्यादाओं के कारण ही है। कल को जम्मू कश्मीर, जो विधेयक दोबारा पेश राज्यपाल के सामने पेश किया जाएगा, क्या उसको राज्यपाल रोक सकते हैं? मैं बस इतना पूछ रहा हूं। बिल्कुल रोक सकते हैं। या 3 महीने के अंदर उसको पास करना ही होगा। देखिए अभी की जो रूलिंग है उसके अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, लेकिन एक मजे की बात, अगर कोई इस कोर्ट का कानून नहीं मानेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा ना। यहां तो यहां वकील साहब बैठे हैं सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा ना। अगर हम वो संदीप दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा ना। अगर राष्ट्रपति जी माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश को ओवररूल कर देते हैं, नहीं मानते हैं, तो क्या कोर्ट उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगा? क्या डायरेक्शन देगा विधायक उसको, प्रशासन को, कि जाइए और राष्ट्रपति जी को हमारे पास संदीप दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, इसीलिए लेकिन आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। और एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, छोटा सवाल, कॉन्फ्लिक्ट उन्हीं स्टेट्स के साथ क्यों है जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है? सूर्यमैथिल जी। देखिए कॉन्फ्लिक्ट केवल इस कारण है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, उन योजनाओं को वो अपने यहां पे लागू नहीं करना चाहते। पहली चीज, जैसे दिल्ली की बात कर लीजिए, आयुष्मान योजना या पॉलिटिकल इंटरवेंस। कोई पॉलिटिकल, प्रधानमंत्री जी ने सदैव हर एक राज्य को उनका पूरा हक दिया है। संदीप दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप दुबे जी आर्टिकल्स पे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका यश श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूं। जो सदन है और सदन की वो चाहे विधानसभा हो या फिर पार्लियामेंट हो, जहां राज्यपाल हो या राष्ट्रपति जो, सबको जो विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, वो ये है कि अगर कोई कानून है उनको लगता है अनुचित है तो वापस कर सकते हैं, लेकिन बार बार अगर सदन उनको भेजता है तो वो मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। देखिए यहाँ अभी जो हम लोग जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे, वो विषय ये था कि क्या जो सांसद साहब ने जो अभिव्यक्ति अपनी रखी, अपनी बात रखी, क्या उनको एक अधिकार है, क्या सांसद भी क्या भारत का नागरिक है, क्या उसको अधिकार इस बात का है कि वो संसद के बाहर भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी करे या कोई बात हो या उस पर बहस हो, तो क्या उसको तुरंत अपराध या अवमानना मान लेना चाहिए? देखिए मेरे दृष्टिकोण से अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है,
हम डेली मित्र मित्र की बुराई करते हैं, भाई भाई की बुराई करता है, बीवी हस्बैंड की बुराई करता है। इतना लोकतांत्रिक देश और इतने लोकतांत्रिक मूल्यों वाला देश विश्व में नहीं है। तो ये अवमानना की श्रेणी में नहीं आता जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और मैं राजनीतिक तौर पे ये भी बात कहता हूं कि जो संविधान है वो जजों के लिए भी है, सांसदों के लिए भी है और जनता के लिए भी है। अगर एक सांसद संविधान की सीमाओं की याद दिलाता है तो उसे हमें खलनायक नहीं समझना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि वो लोकतंत्र का प्रहरी है। और अदालत का तो सम्मान जरूरी है, हम सब अदालतों की सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी उतना ही हमें याद रखना चाहिए कि आलोचना जो है अवहेलना नहीं है, आलोचना हम किसी का अपमान नहीं है, और इस देश में आलोचना का सबको अधिकार प्राप्त है। और मुझे एक और बात कहनी है, हम लोग बार बार इस विषय में हमारे दुबे जी मित्र हैं राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर भाई, दुबे जी मेरा आपने आलोचना और अवहेलना की बात की। मैं एक सवाल छोटा सा ऐड करना चाह रहा हूँ, छोटा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। खत्म करूं फिर सवाल। सुप्रीम कोर्ट इस देश में सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार है, गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है? ये एलिगेशन है, अवहेलना है या आलोचना है? मैं प्लीज आप इसको क्लियर, आपकी नजर में क्या है? एज अ एडवोकेट, एज अ वकील पूछ रहा हूं मैं। विवेक जी, एक फलियस नरीमन सर की एक बुक है, गॉड सेव द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका कैसी होनी चाहिए, कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसकी चुनौती कैसी होनी चाहिए, और उस पर गहन विचार प्रस्तुत है। और उनमें बार बार ये जब आप पढ़ेंगे तो न्यायाधीशों का जो आचरण है या उनके जो निर्णय है न्यायपालिका की साख को प्रभावित करती है। तो कभी कभी हम सब लोग को लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद भी, या हारने वाले पक्षकार को भी लगता है कि जज साहब ने गलत कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से उसको न्याय न मिली। तो ये भारत है, मैं फिर कहता हूँ ये डेमोक्रेसी इतना स्ट्रांग है कि हम आलोचना करने से ये नहीं हो जाते कि हम दंड के भागीदारी हो जाते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। मैं एक वकील होने के नाते यही कहूंगा जी, हमें इसे कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए। यश श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं? यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ गए। यश श्रीवास्तव जी। विवेक जी देखिए, जैसा कि संदीप दुबे जी ने याद दिलाया कि विषय आज निशिकांत दुबे की भाषा और आचरण है, और यदि हमें संविधान ही याद करना है तो संविधान में राष्ट्रपति के लिए भी महाअभियोग का प्रावधान है। उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन प्रावधान है। वो संविधान की मूल भावना यही है कि देश में सर्वोच्च पद असल में देश के नागरिक का है। राष्ट्रपति भी नागरिक हैं, चीफ जस्टिस भी नागरिक हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद दंगे भड़काने तक की धाराओं में लिप्त पाए गए हैं, हालांकि कन्विक्शन नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रहे हैं, तो बात उनके रवैये की है कि उनके विरोध में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी जी तो कन्विक्टेड हैं। बाकी रहा सवाल, बीच में मत बोलिए, बाकी रहा सवाल हमारे लिए 4 लाइनें सुनाने का वो चलता रहता है। ऐसे कई लोग आते हैं कव्वाली तुकबंदी सुनाने दीजिए, लेकिन मुद्दा ये है कि देश का नागरिक आज ये सब देखने के लिए किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए आप इसको असली बातों मानते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं संदीप जी, रुक जाइए, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, निवेदन करता हूं। लेकिन आज देखिए, मुद्दा ये है कि देश की जनता अपने तमाम मुद्दे भूल करके ये सब देखने में लगी रहे, ये भाजपा का मूल उद्देश्य है। अच्छा, रहा सवाल 3 महीने की डेडलाइन देने राहुल गांधी जी को कन्विक्ट किया गया था, उसके बाद तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था कि जिस जज ने उनको डिस्क्वालीफाई किया है उनको सजा दी, उसकी जुबान काट लेनी चाहिए। एक करके बात पूरी होने दे, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। यश 3 महीने की डेडलाइन के बारे में जो निशिकांत दुबे जी को बुरा लग रहा है, तो ये सोचिए कि वक्फ बिल के संदर्भ में, वो वक्फ बिल जिससे इतनी सारी संपत्तियां जुड़ी हैं, जिससे हम इतनी सारी खबरें देख रहे हैं, हिंसा हो रही है, तनाव है, ऐसी स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय इस बात को अनिश्चितकालीन राष्ट्रपति के लिए छोड़ दे, तो क्या यह न्याय संगत है? मुझे तो नहीं लगता। राष्ट्रपति को अगर 3 महीने की डेडलाइन दी है तो 3 महीना बहुत होता है। कैसे दे देंगे? राष्ट्रपति 3 महीने किस आधार पर दी जा सकती है? आर्टिकल कौन सा है बताइए? किस आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति को डायरेक्शन दी जा सकती है? यह देश संविधान से चलेगा ना भैया, कि 10 जनपद से चलेगा और इटली से चलेगा? एक तो तमीज से बात करो, 10 जनपद से चलेगा या इटली से चलेगा, ये बताइए। मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। ऐसी बातें कर रहे हो एक एक करके सर, एक एक करके नहीं तो एक एक करके देखिए, इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं, डिबेट डिरेल हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को कोई ऑर्डर नहीं, आदेश नहीं दे सकता? धारा
61 के अंदर, आर्टिकल 361 के अंदर इस संविधान में, भारत के संविधान में इम्यूनिटी मिली हुई है। जरा पहले पढ़ के आना यश श्रीवास्तव जी, जब आपकी एज जो है नैपी में घूमने की थी, तब आपकी दादी जी ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा रखी है, समझ में आ गया, कोर्ट को पलट दिया। और जब राहुल गांधी को अभी सजा हुई थी तो आप ही के कांग्रेस के लोग जज की जुबान काट रहे थे। प्रमोद तिवारी जो है वो ये कह रहे थे कि भैया इस देश के अंदर गांधी परिवार के लिए एक एक करके सर, एक एक करके यश भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। शेखर जी, यश भारती जी और राधिका जी काफी देर से वेट कर रही हैं। मैं राधिका जी के पास जा रहा हूं इसका जवाब लेने के लिए, उसके बाद यश भारती आपके पास, शेखर जी आपके पास आ रहा हूं। राधिका जी, देखिए, मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, और निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली थी कि कुछ स्पेसिफिक मामलों में राष्ट्रपति का रोल या फैसला ओवरराइड नहीं किया जा सकता, ये मैं आम ऑडियंस के लिए, लेमैन के लिए बता रही हूँ, क्या उन्हें अंडरएस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। ये मोस्टली जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव संसद के कॉन्टेक्स्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंतिम फाइनल इंटरप्रेटर है, व्याख्याक है। अगर कोई फैसला या नियुक्ति संविधान के विरुद्ध होती है, अगर माने, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति के डिसीजंस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब कोर्ट राष्ट्रपति के फैसलों को चैलेंज करने का अधिकार रखता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हो। और अगर हम देखें कि अगर राष्ट्रपति एक एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में के सलाह पर वो काम करते हैं, वो जज के अपॉइंटमेंट कहे या बिल पर हस्ताक्षर या मस्ट पिटीशन जैसे डिसीजन लेते हैं, लेकिन मोस्टली उनके डिसीजन मंत्रिमंडल की सलाह पर आधारित होते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, निटिग्रिटीज जो बता रहे हैं, लीगल निटिग्रिटीज, और बात है कि सुप्रीम कोर्ट का रोल ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि वो चेक्स और बैलेंसेस का गार्डियन है, या राष्ट्रपति का भूमिका इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेकिन एग्जीक्यूटिव नेचर की होती है और वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं। ये तो देखिए, क्योंकि मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ ये जो तर्क हो रहा है। आखिर में देखिए, फाइनल डिसीजन पूरे देश को पता चल जाएगा, इसमें क्लैरिटी भी आ जाएगी कि हमारे राष्ट्रपति जी का रोल क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है। हम यहाँ पे बैठ के जो ये सब तर्क कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, और थोड़ी सी अगर सब्र दिखाएगा। एक एलिगेशन, राधिका जी, एक एलिगेशन जो विपक्ष की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है कि राज्यपाल एज अ पॉलिटिकल टूल यूज किए जा रहे हैं उन स्टेट्स में जहां पर नॉन बीजेपी या नॉन एनडीए गवर्नमेंट है। आपकी आवाज टूट रही है जी, फिर से बताइए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राज्यपाल को एज अ पॉलिटिकल टूल सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है जिन राज्यों में नॉन बीजेपी नॉन एनडीए गवर्नमेंट है। तो जब इमरजेंसी हुआ था तब भी राष्ट्रपति क्या कर रहे थे उन दिनों के? ये क्या ये सब देखते हैं? मैं तो कहती हूँ, मैं इन बातों को डिबेट्स पे मैं जवाब भी देना नहीं चाहती। सब्र रखते हैं, देखते हैं। अगर आज इतने साल बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हम राष्ट्रपति जी के रोल को हम सस्पेक्ट रख रहे हैं और अनक्लियर है, तो इसके ऊपर आप क्या बात कर सकते, क्या टिप्पणी दे सकते हैं? हम ये हमारे जो विपक्ष के हैं वो कूद जाएंगे जैसे उनका कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री है ही नहीं। अरे इमरजेंसी को कैसे भूल सकते हैं? ये कोई कहता नहीं है। मैं तो हर बार लाऊंगी कि तब सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था, तब प्रेसिडेंट की क्या रोल थी। सब्र रखते हैं, कुछ दिनों में मामला स्पष्ट हो जाएगा। यश भारती जी, मैं इसके बाद शेखर जी और यश श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूँ। यश भारती जी। विवेक भाई, मैं देर से जुड़ा लेकिन चर्चा आप लोगों की सुन रहा था और बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी। जिस तरीके से बार बार घोषित आपातकाल की बात हो रही है, बार बार घोषित आपातकाल को बीच में लेकर के उदाहरण सेट करने की कोशिश की जा रही है। अघोषित आपातकाल के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, वो अघोषित आपातकाल नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, जो आपका विषय निशिकांत दुबे, देखिए, विरोध दर्ज करना हमारे यहाँ देश में सबको आजादी है, लेकिन आपकी भाषा और आपका व्यवहार ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो भाषा जिस तरीके की दुबे जी की है,
वो बिल्कुल वैसी ही भाषा है जब सबरीमला मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि महिलाओं को मंदिर प्रवेश का अधिकार है। तो अमित शाह की भी वही भाषा थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में दखल ना करे, ये हम सख्त हिदायत दे रहे हैं। ये जो भाषा और जो शब्दों का चयन भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो सुप्रीम से भी सुप्रीम बनने की जो कोशिश है और जो चलन हो गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे आप टीवी डिबेट में करें तो पैनलिस्ट में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो किसी भी भेष में आकर के बातचीत करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता हो या अघोषित प्रवक्ता हो, उनकी भाषा का निम्न स्तर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। स्वस्थ चर्चा करने से भागेंगे, बचेंगे। वक्त आप देखिए, प्रणब मुखर्जी जी जब राष्ट्रपति थे और नरेंद्र मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, प्रणब मुखर्जी को बाईपास करके कौन बार बार अध्यादेश लेकर के आया था? प्रणब मुखर्जी को बोलना पड़ा, राष्ट्रपति को बोलना पड़ा कि हर बात पे अध्यादेश लाना ये राष्ट्रपति के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ है। तो आप अगर कांग्रेस से तुलना कर रहे हैं कि उन्होंने घोषित आपातकाल करी थी, तो आप बराबर रेस में ठीक ठाक चल रहे हैं। आप अघोषित आपातकाल लगाए हुए हैं और इस अघोषित आपातकाल में सभी लोग, चाहे मीडिया पे पाबंदी हो, चाहे कार्यपालिका पे पाबंदी हो, चाहे न्यायपालिका पे पाबंदी हो, सब दिख रहा है कि जिस तरीके से एक उदाहरण बीच में आया था कि गोगोई साहब के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया था और वही गोगोई साहब जो लोकतंत्र की खतरे की दुहाई दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। तो ये सब चीजें जनता देख रही है कि किस तरीके से काम चल रहा है, जनहित की बातें क्या हो रही है, किस तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, किस तरीके की चीजें चल रही है, वो सब दिख रहा है। तो बेहतर ये है कि जिसके जो काम है वो करे, हमें विरोध करने के अपने अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति की जो बात हो रही है कि न्यायपालिका ने अगर कोई बात तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? राष्ट्रपति को बाईपास अगर किया गया है, राष्ट्रपति को जो कि देश की प्रथम और सर्वोच्च नागरिक है, इस पे आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या इस तरीके से अगर देश में कानून बनाया जाएगा, फिर राष्ट्रपति की उपयोगिता किसी कानून के लिए क्या रह जाएगी? मैं वही बात कह रहा हूँ ना, प्रणब मुखर्जी जी ने भी तो यही कहा था कि बार बार अध्यादेश ला करके राष्ट्रपति के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो आज निशिकांत दुबे जी को जो दर्द हो रहा है, वही दर्द तो स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी को भी था। प्रणब मुखर्जी जी ने कभी भी इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। शेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कभी नहीं दी। विवेक जी, हमारा संविधान ऐसा है, बीच में मैसेज साहब जरूर बोलेंगे और इसीलिए बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे कोई भी आरोप लगेगा तो बेचारे प्रवक्ता की तरह, ढाल की तरह खड़े हो जाएंगे। सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के, तो सदस्य का तो कर्ज अदा करेंगे ना। जो मिस कॉल देकर के बने हैं, प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, इनको घोषित प्रवक्ता करके ले आया कीजिए, मेरा आपसे आग्रह निवेदन है। ठीक है शेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक सेकंड के बाद में आ रहा हूं। देखिए ये जो भारत का संविधान है ये बहुत क्लियर है। यहाँ पे जो बातें सूर्या जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति या गवर्नर जो है वो इंडिविजुअल है, सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है जिसपे लोग एक से एक कानून के जानकार आते हैं, वहां पे जज बन रहे हैं और यहाँ पर देश में जो कानून एक संसद में बन रहा है तो उसको वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इसका पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी बात, निशिकांत दुबे की जो स्टेटमेंट से भाजपा ने अपने गलत कह रहे हैं आप, यही काम आप गलत कह रहे हैं सर। रमेश पिधूड़ी के बयान से इन्होंने अपने आप को अलग किया संसद में, लेकिन कोई एक्शन नहीं, निशिकांत दुबे पे कोई एक्शन नहीं होगा। दूसरा, ये जो सूर्या जी अभी पूछ रहे थे, मुझसे कह रहे थे संविधान पढ़ के आने के लिए, सूर्या जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 2 दशक से ज्यादा से सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं और जो वरिष्ठ वकील तो 361 का क्या रूल है सर, बताइए जरा। बहुत अच्छा बताया आपने। 361 का क्या रोल है ये बता दीजिए। 142 का क्या रोल है ये बता दीजिए। 145/3 का क्या रोल है ये बता दीजिए। एक एक करके बताइए। आप अपने व्यवहार से रमेश पिधूड़ी के पक्के दोस्त लग रहे, ये बात तय है। और आप मैं किसका दोस्त हूँ किसका नहीं है मुझे आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरा व्यक्तिगत विषय है। अरे तो चुप रहिए नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर आप वकील हैं तो एक एक करके सर, एक एक करके पर्सनल कमेंट से बचिए आप। राजनीतिक तो मैं तो पर्सनल कमेंट आपको किया ही नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपको धाराएं पता है, आपको अनुच्छेद पता है तो मुझे बताइए ना। 361 में राष्ट्रपति जी को एक एक करके पता है आपको, हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले आपके परदादा थे। अरे भैया संविधान की बात करो,
आपके परदादा क्या अभी खोदना शुरू करूंगा ना तो अभी चिक्का चिल्ली करना शुरू कर दोगे। समझ में आ गया? शोभा सिंह के औलादो हो तुम लोग, समझ में आ गया? अरे एक एक करके सर, इस तरह से बातचीत नहीं होगी डिबेट में, प्लीज नहीं, इस तरह से बातचीत नहीं होगी डिबेट में, प्लीज इस तरह से बातचीत नहीं होगी। बात फैक्ट की होगी और फैक्ट के बेस पे इसको बर्बाद हो। नहीं, इस तरह से बाप दादा परदादा क्या होता है तो वो बोल रहे हैं नहीं होगा ना, प्लीज नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा। नहीं बताया तो कौन से दोस्त तो दोस्त कहने में क्या बुराई है? टुकड़े होंगे एक सेकंड, वो टॉपिक नहीं है ना आज, मत डिरेल कीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, मत टाइम वेस्ट कीजिए ना, मत टाइम वेस्ट कीजिए, मैं मत टाइम वेस्ट कीजिए ना, टाइम वेस्ट होता है। शेखर कुमार जी जल्दी से पूरा कीजिए, मैं उसके बाद मैं दुबे जी और संदीप यश श्रीवास्तव आ रहा हूं। कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो ये टिप्पणियां आ रही है ये सरासर गलत है। वहां पे कानून के विशेषज्ञ बैठे, कोई राष्ट्रपति या कोई राज्यपाल अकेला इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हो सकता। दूसरी बात, राष्ट्रपति को हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह पर चलना है, प्रधानमंत्री की सलाह पर चलना है। अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल या जो प्रधानमंत्री उनको अपॉइंट कर रहा है, जो सत्तारूढ़ दल उसे अपॉइंट कर रहा है, वो तो राष्ट्रपति से किसी भी बिल को रुकवा देगा। राष्ट्रपति को अपॉइंट कर रहे हैं, ये क्या हो गया इन लोगों को? अरे क्या हो गया इन लोगों को? ये राष्ट्रपति जी के लिए बात कर रहे हैं, देश के प्रथम नागरिक के लिए। किस प्रकार की बातें हो रही है भैया? विवेक जी आपकी डिबेट में राष्ट्रपति जी का जो ये मिनिएचर किया जा रहा है, ये असैसिनेशन है उनका। नहीं, एक सेकंड, शेखर जी बात पूरी कर लीजिए आप। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किसी भी इंडिविजुअल को, कोई भी, मान लीजिए मैं राष्ट्रपति हूं और मुझे कानून की जानकारी नहीं है, मैं कैसे किसी विधेयक पे बैठ जाऊंगा। दूसरा जो इन्होंने बात कही, इन्होंने एग्जाम्पल दिया तमिलनाडु के 2 कानून उनका, वो कानून अगर कानून ये बन जाते, उसको अगर मंजूरी मिल जाती और वो गैर संवैधानिक होता तो कोर्ट उनको रिजेक्ट कर देता। करा नहीं इनके इलेक्टोरल बॉन्ड को, क्यों कोर्ट की जरूरत है? सवाल उठे जब हमारे देश में संविधान ठीक है, मेरे को उत्तर दे दीजिए, हो सकता है ना माने। मुझे 20 सेकंड दे दीजिए पहले, जल्दी से 10 सेकंड, यश श्रीवास्तव जल्दी से 10 सेकंड में एक लाइन पूरा कीजिएगा। सारी बातें कही इन्होंने, कहीं पर भी आर्टिकल 361 का ये वकील है, इन्होंने नहीं बताया कि क्या है, 142 का नहीं बताया, 145(3) का नहीं बताया। ये देश संविधान से चलेगा, अनुच्छेद से चलेगा, ये इनकी बातों से चलेगा। एक बात और विवेक जी, अगर यही सिस्टम चलेगा, जम्मू कश्मीर विधानसभा अगर कह देगी कि 370 को हम 370 को दोबारा लागू करते हैं और वहां पे राज्यपाल के पास वो जाता है बिल और वो राष्ट्रपति जी उसको रोक के रखते हैं 3 महीने में, तो 370 फिर लग जाएगी इस देश में। नहीं, आपने जिन 10 बिलों की बात की, एक सेकंड स्क्रीन पे प्लीज, थैंक यू पीसीआर, आपने जिन 10 बिलों की बात की उसमें क्या बिल थे? आपने 2-3 बिल के बारे में बताया। तमिलनाडु मत्स्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, तमिलनाडु पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, तमिलनाडु विश्वविद्यालय कानून, तमिलनाडु, मैं बता रहा हूं सर, 10 के नाम बता रहा हूं। तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, तमिलनाडु डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, तमिलनाडु विश्वविद्यालय विधेयक, तमिलनाडु विश्वविद्यालय कानून दूसरा संशोधन विधेयक, तमिलनाडु मत्स्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, तमिलनाडु पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। कहां इसमें राज्यपाल के अधिकारों का हनन हो रहा है? इन बिलों के अंदर था क्या? जो आप जितने भी विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं, इसमें कुलपति की नियुक्ति के लिए, सबसे पहली बात, कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, उनकी शक्तियां अपने हाथ में लेके स्टेट जो है मुख्यमंत्री तय करेंगे, यूजीसी ग्रांट जो है वो सेंट्रल देता है और अब ये तय किया जाएगा कि कौन होगा वहां का कुलपति राज्य के द्वारा। नहीं, तो फिर इसको होल्ड करने की क्या आवश्यकता है? तो वापस किया तो था उसको, बिल को होल्ड पे रखा था ना। हाँ, होल्ड पे एक बार होल्ड किया, वापस कर दिया था एक बार। ये फिर 1 महीने में या 3 महीने में 5 महीने में सॉल्व नहीं हो रहा था राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति कानूनी सलाह ले सकती हैं। देखिए, कानूनी सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति जी, अच्छा एक बात मुझे बताइए, हम राष्ट्रपति टाइमलाइन में बाउंड नहीं है। आपकी कंपनी, आपकी टाइमलाइन में बाउंड नहीं है। 1 मिनट सुनिए, चलिए, राष्ट्रपति रिजेक्ट कर सकती है, अपने एमडी को राष्ट्रपति रिजेक्ट कर सकती है ना। अरे तो रिजेक्ट करते ना, आप उनको बाउंड डाउन कैसे कर सकते हैं? हम डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? आप अपने एमडी को डायरेक्शन दे सकते हैं क्या कि ये कीजिए आप? नहीं, आप मुझे बताइए। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं बात संविधान की कर रहा हूं। मैं अभी तो संविधान की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं बात संविधान की कर रहा हूं। वायलेशन कैसे हो सकता है ये बताइए आप मुझे। बैक गेट से किसी राज्य के मैटर में ये इंटरफेरेंस नहीं है ये। अच्छा, अगर आप संविधान में जो शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं उसको आप खींच रहे हैं,
यश श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं। इंटरफेरेंस नहीं है क्या? आप जी, मुझे यश बताइए। श्रीवास्तव। विवेक जी देखिए, आज का जो सार है वो केवल इतना है कि निशिकांत दुबे का आचरण किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। भाजपा यदि सही मायने में उसे गलत मानती है बाकी पूरे देश की तरह, तो उसे निशिकांत दुबे पर यथोचित कार्रवाई करके दिखाना चाहिए। बयान से किनारा करने से कुछ नहीं होता। निशिकांत दुबे की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जो हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी रही बात तमाम कानूनों की, तो यहां जिसको किसी को चिल्लाना हो, खीसे निपोरना हो, बीच में बकबक करनी हो या इटली बताना हो, वो जाके जज के सामने बताए।